नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व जो शब्द है, वर्चस्व शब्द को जब हम समझें तो इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केवल एक ही केंद्र होना। शक्ति का केवल एक ही केंद्र होना, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान हमने देखा था कि दो महाशक्तियों के बीच विचारों का युद्ध चल रहा था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था, वर्चस्व की लड़ाई थी, संघर्ष था, प्रतिस्पर्धा थी, तनाव था, पूरे विश्व में भय का माहौल था। लेकिन 1991 में एक ध्रुव शीत युद्ध के दौरान जो दो ध्रुव थे उनमें से एक ध्रुव सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। दूसरा जो ध्रुव था सोवियत संघ, उसका विघटन हो जाता है और विश्व में एक ही महाशक्ति बचती है, वो होती है अमेरिका। तो अमेरिका वर्चस्व का मतलब यही है कि अब विश्व में एक ही महाशक्ति बची थी, अमेरिका। और उसी पे ये चैप्टर है पूरा का पूरा कि किस तरीके से अमेरिका 4 सैन्य अभियानों को अंजाम देता है और 4 सैन्य अभियान करके अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिकी वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय जगत में कायम है। अब हम इसको बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिकी प्रभुत्व क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के गुट के जो मध्य शीत युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में विश्व की सबसे बड़ी ताकत का उदय होता है। ये सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर अमेरिका सामने आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उदय को विश्व की जो व्यवस्था है उसको एक नाम दिया गया और उस व्यवस्था को नाम दिया गया वो था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था इसको नाम दिया गया। दूसरा नाम अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे उनके द्वारा और दिया गया। वो जो नाम था वो था नई विश्व व्यवस्था का प्रारंभ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1991 में एक वर्चस्वकारी शक्ति के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी कुछ अन्य घटनाओं के पश्चात हो पाई। आज समस्त विश्व अमेरिकी वर्चस्व के दौर में जी रहा है। अगस्त 1990 में एक घटना हुई और वो घटना थी इराक को, वो घटना थी 1990 में इराक से कुवैत को मुक्त कराने की। यानी इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए राजनीतिक कोशिशें जब असफल हो जाती हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति प्रदान कर देता है और अमेरिका ने इसी का फायदा उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया। शीत युद्ध के दौरान अधिकांश मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ का ये निर्णय एक प्रकार से नाटकीय लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब ये सैन्य शक्ति का या सैन्य वर्चस्व का प्रदर्शन था अमेरिका की तरफ से, जिसमें 34 देशों की सेना थी, जिसमें लगभग 6,60,000 सैनिक थे जो इराक को परास्त कर देते हैं और इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया इसे। कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान को नाम दिया गया, वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जो नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक तरह से अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, क्योंकि अमेरिकी जो जनरल थे नॉर्मन स्वेजनबर्ग इस समय सैन्य अभियान के वो प्रमुख थे और 34 देशों की ये सेना मिली जुली थी। इसमें 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। तो ये सिद्ध करता है कि यह एक प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व था। इस युद्ध में अमेरिका द्वारा तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। तो कुछ जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी।
आप बिल्कुल याद रखें इसे। कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा किस युद्ध को दी गई? तो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को दी गई। स्मार्ट बम्बू का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो ये भी आप ध्यान रखें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में लाभ कमाया क्योंकि इसने जितनी धनराशि इस युद्ध में व्यय की थी, खर्च की थी, उससे कहीं अधिक धनराशि उसे जापान, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देशों से प्राप्त हो गई। क्लिंटन का दौर। अब अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद क्लिंटन बनते हैं, यानी जॉर्ज बुश थे 1992 में अमेरिकी के राष्ट्रपति, वो पराजित हो जाते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बनते हैं। विदेश नीति की जगह उन्होंने घरेलू नीति को चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाया और उन्होंने 1990 में पुनः राष्ट्रपति का पद था वो जीत लिया। क्लिंटन सरकार ने विदेश नीति के मामले में सैन्य शक्ति तथा सुरक्षा जैसे कठोर नीतियां थी, उनके स्थान पर घरेलू जो नीतियां थी जैसे लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। सन 1999 में यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में अल्बानियाई जो लोग थे उनको कुचलने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने 2 महीने तक यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर बमबारी की, जिस कारण यूगोस्लाविया की सरकार गिर गई और वहां नाटो की जो सेना थी उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1998 में आतंकवादी संगठन अल कायदा, जो कि सूडान और अफगानिस्तान की स्थित ठिकानों पर बमबारी की, राष्ट्रपति क्लिंटन ने आदेश दिया और ये सैन्य कार्यवाही की गई। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन इनफैंटर रिच। तो ये अमेरिका की तरफ से किया गया दूसरा सैन्य अभियान था, इसको आप ध्यान रखें बिल्कुल, ऑपरेशन इनफैंटर रिच। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। अब ये तीसरा अभियान था संयुक्त राज्य अमेरिका का। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हो जाता है, जिसमें लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए हैं। इसे समकालीन विश्व इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली घटना के रूप में देखा गया, क्योंकि ये अमेरिका की धरती पर पहली बार हमला था किसी आतंकवादी ग्रुप के द्वारा, जिसकी तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की गई। 1814 में वाशिंगटन डीसी में ब्रिटेन की आगजनी की घटना हुई थी और 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। 11 सितंबर 2001 को अपने देश में घटित जो आतंकवाद के घटना थी उसके विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये तीसरी सैन्य अभियान है अमेरिका का। इसका निशाना था अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन। तो अल कायदा के विरुद्ध और अफगानिस्तान के तालिबान विरुद्ध जो शासन है उसके विरुद्ध हमला था। इराक पे आक्रमण, यह अमेरिका का अंतिम सैन्य अभियान होगा। 19 मार्च 2003 की घटना है। इराकी फ्रीडम, सद्दाम हुसैन वहाँ के नेता होते हैं। 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, कुट नाम दिया गया इसको, और इराक पर सैन्य आक्रमण कर दिया, जिसका मूल उद्देश्य था इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और अपनी मनपसंद सरकार इराक में बनाना। ये मेन मकसद था। तो आज तक भी इराक में सैन्य अभियान शांति स्थापित नहीं हो पाई है, वहाँ आज भी गृह युद्ध जारी है। तो राजनीति की कहानी शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये जो शक्ति थी ये सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक थी, यानी वर्चस्व था। ये सिर्फ सैन्य वर्चस्व नहीं था, 4 वर्चस्व हमने देख लिया। ये चारों जो सैन्य अभियान था ये सैन्य शक्ति का प्रभुत्व तो था ही था,
साथ ही साथ आर्थिक शक्ति भी थी, क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभरा था, क्योंकि लोकतंत्र, उदारवाद और पूंजीवाद की जय हुई थी, साम्यवाद की हार हो जाती है, तो एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभरा था। सांस्कृतिक वर्चस्व भी था। तो ये कितने प्रकार का वर्चस्व आपको ध्यान हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सैन्य शक्ति का वर्चस्व हमने देख लिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान शक्ति की रीढ़ है वो उसकी विशाल सेना है, और सेना भी शस्त्र, जो आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित है। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व निम्न रूपों में है: सैन्य ढांचागत शक्ति और आर्थिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व, शैक्षणिक वर्चस्व। संयुक्त राज्य अमेरिका आज फिर से प्रत्येक भाग में विश्व अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 21% है, और ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का ही परिणाम मानते हैं, क्योंकि विश्व बैंक और मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी 2 संस्थाओं की ब्रेटन वुड सम्मेलन में, तो यहाँ भी अमेरिकी वर्चस्व ही है। विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जनवरी 1995 में, तो यहाँ भी अमेरिका की ही चलती है ढांचागत वर्चस्व। संपूर्ण विश्व पर अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ाने में व्यावसायिक शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं भी हैं। प्रश्न ये भी बनेगा आगे अपना कि अमेरिकी वर्चस्व कायम है, ये सिद्ध हो गया। ऊपर हमने देख लिया कि अमेरिकी वर्चस्व है। संयुक्त सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व कायम है, अमेरिका की दादागिरी कायम है, लेकिन इसके प्रमुख बाधाएं भी हैं। तो वो है अमेरिका की ढांचागत बनावट और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति के उद्देश्य तरीकों को लेकर गहरा संदेह। नाटो के देशों द्वारा भी अमेरिका को चुनौती दी जाती है। शीत युद्ध के पश्चात भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के फैसलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के निकट रिश्ते बने। 1991 में भारत ने उदारीकरण अपनाया और उसके बाद से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ गई है। भारत ने वैश्वीकरण में कदम रख लिया। उसके बाद से अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भारत से ज़्यादा घनिष्ठ होते जा रहे हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध हम देखेंगे अब। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो संबंध हैं वह आर्थिक और परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पे कई समझौते हुए हैं। अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देने वाली ताकत आज वर्तमान विश्व के दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन निकट भविष्य में भारत, चीन और रूस, ये तीनों देश हैं, ये चुनौती पैदा कर रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है इसके ज़्यादातर फैक्ट आपको क्लियर हो गए हैं कि अमेरिकी वर्चस्व क्या था। वर्चस्व शब्द है वो हेजेमनी शब्द से बना है, और अमेरिकी हेजेमनी, अमेरिकी वर्चस्व हमने देख लिया कौन कौन से क्षेत्रों में था। अमेरिका के 4 सैन्य अभियान हमने देखे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 4 सैन्य अभियान और उनके वर्ष आप बिल्कुल याद रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के टॉप जो MCQ हैं वो पहले ही डाले जा चुके हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें। वीडियो जो लिंक है वहाँ आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी आप विजिट करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि आपके पास तुरंत पहुंच जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप भी बढ़ें और दूसरों को भी आप आगे बढ़ने में मदद करें। हर घर में शिक्षा, यही अपना लक्ष्य है।